हेलो बच्चों, नमस्कार। मीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरी जो सीरीज जीवन परिचय की चल रही है उसमें से मैं आज जाने माने लेखक कवि मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सबसे पहले आता है इनका कवि परिचय। यानी कवि परिचय डॉक्टर हरिवंश बच्चन हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि, हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध कवि और लोकप्रिय कवि, लोकप्रिय 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 कवि हैं। ये मतलब हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि और लोकप्रिय कवि हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो 9th से लेकर 12th तक हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एलडीसी का हो, इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं, उनके बारे में प्रश्न जरूर आते हैं, प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, वास्तविकता उनकी कविताओं में मिलती है। यथार्थ चित्रण माने वास्तविकता मिलती है। और संघर्ष कि जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण कोई ना कोई संघर्ष चलता रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, दुख सुख चढ़ता रहता है, उस पर प्रत्येक संघर्ष प्रेम भी मिलता है और उत्साह भी मिलता है। उनकी कविताओं में जीवन के प्रति संघर्ष, प्रेम, उत्साह और यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। अब आता है इनका जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ था 27 नवंबर 1907 को। जन्म इनका हुआ था 27 नवंबर 1907 को और स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसको कि हम इलाहाबाद भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के अंदर पट्टी गांव में हुआ था, एक छोटा सा गांव पट्टी, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है वहाँ पर प्रतापगढ़ जिला है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आप देखें कि इतने छोटे से गांव के व्यक्ति होने के बावजूद इतने सुविख्यात प्रसिद्ध जो है एक कवि बने। इसके बाद था इनका पारिवारिक नाम श्रीवास्तव था। शुरू में इनको श्रीवास्तव कहते थे, बाद में इन्होंने अपना नाम बच्चन रखा। बाद में अपना नाम इनको बच्चन नाम से लोग पुकारने लगे। अब आता है इनकी शिक्षा जो थी, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला के अंदर ही हुई, प्राथमिक शिक्षा। तो उसके बाद स्नातक यानी बीए की शिक्षा जो है इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, और स्नातक की शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। और इसके बाद में उन्होंने घर की परिस्थितियों को देखते हुए फिर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। तो वही उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ही 1941 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। अंग्रेजी से भी इन्होंने एमए किया, ये अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। आप देखें कि हिंदी के इतने सुप्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन्होंने जो है एमए किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी एक डिग्री से अनेक डिग्रियां इंसान के पास होती है, तो उनका ज्ञान का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है उच्च शिक्षा के लिए फिर क्या गए। बहुत कम लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन ये ऐसे दूसरे नंबर के भारतीय थे जो ये उच्च शिक्षा के लिए ये विदेश गए। सेंट कैथरीन कॉलेज, जो कॉलेज का नाम है वो है सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। कोई आपसे पूछे कि इन्होंने पीएचडी कहाँ से की, तो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। इस पर भी एक प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद में आता है कि किस विषय पे की, तो विषय जो इनका विषय था WB यीट पर उन्होंने शोध कार्य किया। ये भी एक मुख्य प्रश्न, मोस्ट बात बन जाती है इसकी, मोस्ट बात बन जाती है कि WB यीट से इन्होंने इस विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया, पीएचडी की। किसने की? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने WB यीट पर शोध कार्य किया और वहाँ से उन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इनका व्यक्तिगत जीवन इनका कैसा था? इनका व्यक्तिगत जीवन आपको पता होना चाहिए कि इनकी पहली पत्नी जो थी, जिसका नाम श्यामा था, उनसे उनका विवाह 1926 में हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े से दिन में ही उनकी एक बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है।
इनकी पहली पत्नी जिनका कि निधन हुआ था, उनका उनका निधन 1936 में हो गया था। लंबी बीमारी के कारण हो गया था, उनको टीबी की बीमारी हुई थी और उनका निधन 1936 में हो गया था। उनके बाद ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे और बहुत नीरस हो गए थे जीवन से। तो इन्होंने दूसरा विवाह जो किया वो तेजी सूरी के साथ में किया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम है तेजी सूरी। विवाह 1941 में किया। कौन से सन में किया? विवाह 1941 में किया। और इनका पारिवारिक वृक्ष का मतलब है परिवार के अंदर इनके कितने पुत्र पुत्रियां थी, तो उसमें आता है इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो इनके पुत्र का नाम है अमिताभ बच्चन, जिनको कि आप सभी जानते हैं, फिल्म अभिनेता है। और दूसरे इनके पुत्र का नाम है अजिताभ बच्चन, जो कि एक व्यवसायी हैं। तो ये 2 भाई हैं और 1 इनकी पुत्री है। श्वेता बच्चन उनकी पुत्री है और अमिताभ और अजिताभ बच्चन जो है इनके 2 पुत्र हैं। ये पारिवारिक वृक्ष के समान है। अब आता है इनका साहित्यिक जीवन और कृतियां या रचनाएं एक ही होती है। रचनाएं या कृतियां एक ही होती हैं। तो इनको जो प्रसिद्धि मिली, वो सबसे प्रसिद्ध इनकी जो काव्य कृति है वो है मधुशाला काव्य कृति है। उन्होंने 1935 में मधुशाला लिखी। और मधुशाला का जो शाब्दिक अर्थ इनके काव्य में मिलता है वो है मदिरा, साखी और प्याला। मदिरा, साखी, प्याला, मतलब मधुशाला का मतलब है मदिरा, साखी, प्याला। अब इससे मतलब यहाँ पर है कि जीवन में कुछ लोग किसी न किसी मद में मस्त रहते हैं। किसी को शराब का नशा है, किसी को घमंड का नशा है, किसी को सौंदर्य का नशा है। इस तरह से लोग किसी न किसी नशे में रहते हैं। तो इस तरह से मधुशाला में इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई 1935 के अंदर है। उसके बाद में है मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में और निशा निमंत्रण जो है उन्होंने 1938 में लिखी। और ये आत्म परिचय जो कि 12th की क्लास के अंदर आत्म परिचय पहला ही है, हरिवंश राय बच्चन का पहला ही आत्म परिचय जो पाठ है वो 1937 में लिखा गया। उसमें आपने देखा है कि हरिवंश की बच्चन जी ने मतलब अपनी मस्ती में ही मस्त रहने का उन्होंने जो है लिखा है कि अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, दुनिया के लोगों से मुझे कोई सरोकार नहीं है। इसके बाद में था संगीत तरंगिणी आदि और भाषा शैली इनकी है। इन्होंने अवधी भाषा जो कि उत्तर प्रदेश की भाषा है, अवधी भाषा में लिखा। और अंग्रेजी से इन्होंने MA किया था, इसलिए अंग्रेजी में भी लिखा। और इनकी जो शैली है वो काव्यात्मक शैली है, क्योंकि संस्कृत और उर्दू के शब्द, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द और अवधी भाषा के शब्द इसमें आते हैं, इसलिए इनकी शैली काव्यात्मक शैली कहलाती है। इनकी शैली भाव संगीतात्मक शैली है। इसका मतलब होता है कि इनकी जो कविताएं, इनके जो काव्य हैं, उनको हम संगीत में गा सकते हैं और उनके अंदर एक अमिट भाव छिपा हुआ है। उनकी शैली भाव संगीतात्मक शैली है। सम्मान व पुरस्कार, जब भी कोई प्रसिद्ध कवि अच्छे बड़े काम करते हैं, सुप्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनको सरकार सम्मान देती है, उनको राज्य सम्मान देते हैं। इस तरह से उनके सम्मान होते हैं। तो ये सम्मान है। पहला है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जब उनकी कृतियाँ विख्यात हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती हैं, लोगों के मुख पर विजित हो जाती हैं, तब उनको ये सम्मान दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। फिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया? उनकी कविता 2 चट्टान के लिए दिया। 2 चट्टान इनकी जो कविता है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1968 में मिला। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको उनकी कविता 2 चट्टानों के लिए दिया गया। इसके बाद में आता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको दिया गया। सरस्वती सम्मान भी इनको दिया गया। हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान है, वो ये भी एक बड़ा सम्मान इनको दिया गया। अब आता है राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार 1976 में इनको दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1976 में दिया गया। अब इनकी जो आत्मकथा है, जो उनकी आत्मकथा उन्होंने जो लिखी आत्मकथा, उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। वो पहला भाग है, उनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। विभाजित हैं। उनकी कविता 4 खंडों में विभाजित है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला है, आप याद कर लीजिए, पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं।
दूसरा है नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर का मतलब होता है कि हमें जीवन में हताश निराशा नहीं होना चाहिए। बार बार किसी काम को करने से वो काम पूरा हो जाता है। जैसे कि एक पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाते हैं, फिर आंधी तूफान से उनका घोंसला टूट जाता है और लेकिन वो फिर हार नहीं मानते, फिर अपना घोंसला बनाते हैं। इस तरह से व्यक्ति को भी अपने कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चीज़ का निर्माण करते रहना चाहिए। फिर आता है बसेरे से दूर और यह 10 द्वार से सोपान। 10 द्वार से सोपान, ये 4 भागों में उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया। वापस समझा रही हूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा को 4 भागों में बांटा। अब आता है इनका सारांश का, इनके पूरे जीवन का सारांश है कि उन्होंने नई कविता को एक नई ऊंचाई तक लेके गए, नई ऊंचाई तक छोड़ा, उनको नया स्वरूप दिया और कविता के अंदर जीवंतता प्रदान की। ऐसा लग रहा कि आज भी वो काम हो रहा है, आज भी वो जो है चीजें हो रही हैं जो उनकी कविता में उस समय थी। तो उन्होंने नई कविता को नया स्वरूप दिया, जीवंतता प्रदान की। उसके बाद बता उनकी मधुशाला आज भी युवा के जवान पर आज भी वो मधुशाला उनको जो है मिठास बोलती है और आज भी मधुशाला युवाओं के जवान पर है, जो है आज भी युवाओं को मिठास घोलता है मधुशाला। उनकी सशक्त वाणी, उनकी सशक्त शैली से हिंदी साहित्य को, संस्कृति को अमूल्य योगदान दिया। इन्हें उनकी कविताओं ने, उनके साहित्य ने आज हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया, इसलिए ये विख्यात कवि है। और आज उनकी कविताएं आज भी जो है आज भी जो है पाठ्यक्रम में दी जाती है और पाठ्यक्रम में बच्चे उनको गाते हैं और बच्चे उनको समझते हैं और पढ़ते हैं। अब आता है अंत में इनका देहावसान, इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 18 जनवरी 2003 को उनकी मृत्यु हुई और बम्बई में हुई। उस समय वो 95 वर्ष के थे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को बम्बई के अंदर एक लंबी बीमारी के बाद में हुई। उस समय वो 95 वर्ष के थे। इतना ही मैं आपको इस जीवन परिचय में समझा रही हूँ। आशा है कि आपको ये जीवन परिचय समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को बार बार देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे जुड़े रहें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद।